नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत लोक उपक्रम विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोक उपक्रम, पब्लिक इंटरप्राइजेज या पब्लिक अंडरटेकिंग। लोक उपक्रम क्या है? लोक उपक्रम, जिनको हम सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक उद्यम या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी क्षेत्र के उद्यम अथवा राष्ट्रीयकृत उद्योग अथवा राजकीय उपक्रम या उद्यम के नाम से इनको हम जानते हैं। लोक उपक्रम वे सरकारी संगठन या संस्थान होते हैं जो सरकार के सामान्य विभागों से पृथक प्रकृति के होते हैं। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सालय और महाविद्यालय लोक उपक्रम नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा वस्तु उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, वित्तीय लेन देन तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न संगठन लोक उपक्रम कहलाते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब सरकार व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक या कृषि या अन्य विशिष्ट सेवाओं का संचालन करती है, तब ऐसे संगठन स्थापित करती है जो सरकारी तंत्र के मूल ढांचे से पृथक रहकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों को निष्पादित करते हैं, पूर्ण करते हैं तथा वे लोक उपक्रम कहलाते हैं। इस कार्य प्रणाली को पब्लिक सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषाओं में देखें तो A.H. हैंसन लिखते हैं, लोक उपक्रमों से आशय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अंतर्गत चलाए जाने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय, व्यापारिक संस्थानों से हैं। इसी प्रकार की लोक उपक्रमों की परिभाषा देते हुए N. माल्या लिखते हैं, लोक उपक्रमों से आशय सरकारी स्वामित्व में स्थापित तथा नियंत्रित ऐसी स्वायत्तशासी या अर्ध स्वायत्तशासी कंपनियों, निगमों से है जो औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। तो इन आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोक उपक्रम क्या है या सरकारी उपक्रम क्या हैं। लोक उपक्रम सरकार की वो संगठन है जो व्यापारिक वाणिज्यिक क्रियाओं को पूरित करते हैं, सरकार के लोकहित कार्यों को पूरित करते हैं। साथ ही साथ यद्यपि इनका उद्देश्य लाभ अर्जन करना नहीं होता है, फिर भी इनका उद्देश्य ये हो जाता है कि कुछ लाभ अर्जित कर सकें। तो हम ऐसे उद्योग जो सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हों या कुल पूंजी में सरकार का हिस्सा सर्वाधिक हो, लोक उपक्रम कहलाते हैं। या फिर लोक उपक्रम किसी विधान द्वारा स्थापित किए गए संगठन होते हैं या सरकार के नियंत्रण निर्देशन में कार्य करते हैं, या इनका स्वामित्व या प्रबंधन या संचालन सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता है। इनका कार्यक्षेत्र व्यापारिक, वाणिज्यिक, वित्तीय क्रियाओं अथवा कृषि, औद्योगिक, आर्थिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। ये अपने दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं। इनको वित्तीय कार्य संचालन में अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। इनकी कार्य की प्रकृति प्रशासकीय तथ्यों के बजाय प्रबंधकीय तथ्यों का अधिक समावेश मिलता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं से युक्त उपक्रम को हम लोक उपक्रम कहते हैं। कुछ लोक उपक्रम जो सरकारी नियंत्रण निर्देशन में होते हैं, साथ ही साथ निजी उपक्रम भी होते हैं जो लाभ के उद्देश्य से स्थापित होते हैं, जो सरकार के अधीन नहीं होते हैं, वो भी लोक उपक्रम होते हैं। अब लोक उपक्रमों की आवश्यकता अथवा महत्व, इनका गठन क्यों किया जाता है, क्या इनकी आवश्यकता महसूस होती है, इनका महत्व क्या है, इस संदर्भ में हम समझ लेते हैं। जैसा कि लोकतांत्रिक देशों में होता है कि किसी भी देश की भौतिक और मानवीय और तकनीकी संसाधनों के समुचित उपयोग वितरण के लिए आवश्यक होता है कि राज्य ऐसी नीतियों को स्थापित करे, प्रतिस्थापित करे जो जन कल्याणकारी हों, जनता के विकास के साथ साथ जनता के सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना को और मजबूती प्रदान कर सके। इन उद्देश्यों को लेकर लोक उपक्रमों की आवश्यकता और महत्व स्पष्ट होता है। पहला लोक उपक्रमों की आवश्यकता और महत्व का बिंदु है समाजवादी समाज की स्थापना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो कल्याणकारी और प्रशासकीय राज्य की संकल्पना के साथ साथ आगे बढ़ा, तब सरकार को ये आवश्यक था कि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों
को अपने स्वामित्व में रखे। साथ ही साथ ये इस बात की भी आवश्यकता थी कि सामाजिक आर्थिक साधनों का समुचित समान स्तर पर वितरण हो। संसाधनों का न्यायोचित वितरण की शर्त ये के लिए आवश्यक था कि लोक उपक्रमों को सरकारी स्वामित्व में उनके निर्देशन में रखा जाए। समाजवादी समाज की स्थापना का मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही इस प्रकार के लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। पंडित नेहरू की दृष्टि से लोक उपक्रम आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में पंडित नेहरू ने लोक उपक्रमों को संज्ञापित किया है या उनके महत्व को रेखांकित किया है। दूसरी आवश्यकता और महत्व का बिंदु है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस प्रकार के उपक्रमों की आवश्यकता होती है। लोहा, खनिज, कोयला, वस्त्र, आम उपभोक्ताओं की वस्तुएं इत्यादि तो निजी क्षेत्रों के अधीन की जा सकती हैं, किंतु जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जैसे रक्षा है, उपकरण है, आणविक संयंत्र हैं, वित्तीय एवं मौद्रिक उत्पादन है, गोपनीय दस्तावेज हैं, प्रतिभूति है, बहुमूल्य धातु है, इस प्रकार तकनीकी प्रकृति के उद्योग है, इन पर सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक और अपरिहार्य प्रतीत होता है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सुरक्षा, संरक्षा और देश के विकास के लिए आवश्यक था कि इन क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोक उपक्रमों की स्थापित किए जाएं। यदि गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के उद्यम संचालित सरकार नहीं करेगी तो इससे कई प्रकार की समस्याएं स्थापित हो जाती हैं, कि समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए गंभीर और राष्ट्रीय महत्व के उद्यम सरकार स्थापित करती है तो इससे न केवल सरकार का नियंत्रण रहता है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी एक उचित या वांछित दिशा और गति दी जा सकती है। तीसरा कारण है आवश्यकता और महत्व का राजनीतिक कार्यक्रमों के पर्याय के रूप में भी इस प्रकार के लोक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। विश्व के अगर हम कई देशों को देखें तो चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या दूसरे देश हो, तो वहाँ इस प्रकार के देशों में लोक उपक्रमों की स्थापना, अमेरिका खासकर लोक उपक्रमों की स्थापना का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और ये सरकारी कार्यक्रमों को एक पर्याय के रूप में, उनके कार्यक्रमों को वास्तविक अंजाम देने के रूप में इनके लोक उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्तुतः भारत, फ्रांस, ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि सभी देशों में देखें तो लोक उपक्रमों का इस दृष्टि से महत्व है कि राजनीतिक कार्यक्रमों की पर्याय के रूप में इनकी स्थापना को देखा जा सकता है। उद्योगों के सरकारी नियंत्रण बढ़ाने से राष्ट्रीयकरण करना एक सहज माध्यम हो सकता है। इसलिए इसी विज्ञान प्रौद्योगिकी की नवीन आविष्कारों के साथ साथ अपने उपक्रमों के माध्यम से जनोपयोगी कार्यों को, राजनीतिक कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए भी इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती रही है। नेक्स्ट बिंदु है राज्य की विनियोजन क्षमता या विनियोग क्षमता। कई ऐसे उद्योग भी हैं जिनके में बहुत अधिक पूंजी की मात्रा या अन्य संसाधनों के विनियोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र सुलभ और सरल तरीके से निवेश नहीं कर पाते। इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं या क्षमताओं को देखें या सीमित आवश्यकताओं, व्यापकता को देखते हुए सरकार ही इस योग्य नज़र आती है। अतः लोक महत्व की बड़ी परियोजनाओं या महत्वपूर्ण राष्ट्र के विषयों को लेके तो ऐसे में राज्य के विनियोजन की क्षमता को देखते हुए राज्य ही इस प्रकार के लोक उपक्रमों की स्थापना कर सकता है। अगर हम यह कहें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा जैसे भूभाग वाले देशों में अगर सरकारी प्रयास न रहे होते तो भारत जैसे भूभाग में रेलवे जैसे या अन्य जो महत्वपूर्ण जो लोक उपक्रम है उन सरकार की देखरेख में स्थापित ना होते तो निजी क्षेत्र आज तक भी उनको स्थापित नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के जो विनियोजन की जहाँ विपुल या अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है, वहाँ सार्वजनिक रूप से इन उद्योगों की स्थापना की जाती रही है, की जाने की आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट बिंदु है राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि। राज्य के वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से भी लोक उपक्रमों की स्थापना की आवश्यकता महत्व स्पष्ट होता है। लोक उपक्रम की स्थापना लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं होती है, ना ही इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है, फिर भी राज्य के माध्यम से अपने दायित्वों की पूर्ति करता है। सरकार लोक उपक्रमों के माध्यम से नागरिकों के जीवन को न केवल बेहतर बनाती है, कुशल प्रबंधन के माध्यम से लाभ कमाना भी चाहती है। तो अधिकांशतः विकसित देशों में लोक उपक्रम सरकार को प्रतिवर्ष वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं। इस लाभ के दृष्टि से भी सरकार अपने राज्य के वित्तीय संसाधनों को विकसित करने का ये प्रयास भी करती रही है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन भी
दूर किया जा सकता है। अगला बिंदु है मूल्य नियंत्रण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए भी ये लोक उपक्रमों की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट देखा जा सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप स्वस्थ और औद्योगिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इस प्रकार की विशिष्ट सेवाओं, वस्तुओं, उत्पादन या अन्य मूल्य को नियंत्रित करने से लोक उपक्रम अपनी अग्रणी या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निजी उद्योगों का मूल उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है, जबकि सरकारी उद्योगों का मूल उद्देश्य होता है जनहित या सस्ती सेवाएं सुलभ कराना। अतः ये मूल्य नियंत्रण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भी इस लोक उपक्रमों की आवश्यकताओं में महत्व को देखा जा सकता है। और अंतिम बिंदु है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय विकास। ये स्पष्ट है कि भारत उन देशों में सम्मिलित है जिन्होंने एक नियोजन के माध्यम से आर्थिक सामाजिक विकास की राह को चुना है। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण, संसाधनों का समुचित वितरण या सदुपयोग समयानुकूल हो सके, भूमि पूंजी का एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर पर वितरण हो सके, इसके लिए आवश्यकता का न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम प्राप्ति के लिए कि नियोजन के माध्यम से विकास हो। इन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार को न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं, बल्कि श्रमिक या कल्याणकारी योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो भारत ने आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय विकास के महत्व के जो बिंदु हैं उनको इन लोक उपक्रमों की आवश्यकताओं के माध्यम से देखा गया है। सारांशतः हम ये कहें कि लोक उपक्रमों की स्थापना के मूल में राष्ट्रीय सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक क्षमता या सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति, तकनीकी विकास, ये क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने या क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने का इनका मूल भाव रहा है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में लोक उपक्रमों की आवश्यकता और महत्व इन्हीं बातों से रेखांकित होता है। लोक उपक्रमों के प्रकार, लोक उद्यमों के प्रमुख प्रकारों को अगर हम ये देखें तो संगठनात्मक दृष्टि से लोक उपक्रमों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला है विभागीय उपक्रम, ये विभागीय संगठन, दूसरा है लोक निगम और तीसरा है सरकारी कंपनी। इन तीनों ही रूपों को अगले वीडियो में हम पृथक रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।